हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और यह पूरे विश्व में आज के दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज का वीडियो जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस की अवधारणा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, वर्तमान में इसमें कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी जा चुकी हैं, इन चीज़ों के बारे में तो है ही, साथ ही हम भारतीय साहित्य में, खासतौर पे हिंदी और उर्दू साहित्य में लिटरेचर का कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब से मनाने की शुरुआत हुई है। दोस्तों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 1972 में, साल 1972 में यूएन ने स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस की थी, एक सम्मेलन बुलाया था और उसी सम्मेलन में पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की बात उठी थी और पहला विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1974 में यूएसए के स्पोकेन शहर में सेलिब्रेट किया गया। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि 1972 में यूएन द्वारा इसकी अवधारणा इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन पहला जो सेलिब्रेशन हुआ वो यूएसए के स्पोकेन शहर में हुआ 1974 में। और इस साल जो इसका स्लोगन था वो ये था, ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। दोस्तों, इसी वर्ष के बाद से आज तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हिस्टोरिकली अगर आप इसको देखें तो अवधारणा की शुरुआत 1972 से होती है, लेकिन इसका सेलिब्रेशन 1974 से प्रारंभ हुआ, जो आज तक अनवरत रूप से चल रहा है। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 की मुख्य बातें क्या क्या हैं और उसे हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, जिसका नाम कोविड-19 महामारी है। और इस महामारी के चलते ही जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसको इस बार यानी साल 2020 में डिजिटल रूप में मनाए जाने की बात हुई है और आज वो डिजिटल रूप में ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी जो थीम है वो है जैव विविधता, नेचर फॉर बायोडाइवर्सिटी। और जाहिर सी बात है, थीम का विशेष रूप से महत्व होता है, क्योंकि थीम ही ये तय करती है कि उसके सेलिब्रेशन में किस मुख्य बिंदु पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर इसके और फैक्चुअल पॉइंट्स को देखने की कोशिश करें तो आप 2-3 फैक्ट्स और इसके बारे में जान लें। इस वर्ष यानी साल 2020 में जो इस इवेंट की मेजबानी कर रहे हैं वो 2 देश हैं, कोलंबिया और जर्मनी। ये संयुक्त रूप से दोनों देश इस वर्ष के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की मेजबानी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो विविधता संरक्षण की बात है या पर्यावरण संरक्षण की बात है, इन सभी प्रोग्राम के लिए यूनाइटेड नेशन की एक संस्था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और कई बार आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में यह सवाल पूछा भी जाता है कि इस प्रोग्राम को किसकी देखरेख में मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यूएनईपी ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, उसी के देखरेख में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार एक बहुत खास बात है
उसको मैं आपसे साझा कर रहा हूं। जैव विविधता संरक्षण के लिए यूएनईपी एवं इसके पार्टनर यानी कि कुछ और इसकी जो एलाइड बॉडी है वो मिल करके यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन नामक एक पहल शुरू कर रहे हैं। मैं दोबारा इसका नाम ले लेता हूं, यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ये जो पहल है ये मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को पुनः स्थापित करने की बात कर रही है और ये एक ग्लोबल इनोवेशन है, एक वैश्विक पहल है। तो ये जो एक नई चीज है, इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में ये आपको ध्यान रखनी है। अगर इसकी अवधि की बात करें, चूंकि एक डेकेड की बात हो रही है, एक दशक की बात हो रही है, तो ये जो अवधि है वो है 2021 से लेकर के 2030 तक। अब ये तो रही विश्व पर्यावरण दिवस की कुछ तथ्यात्मक बातें। हमने आपसे इस लेक्चर के शुरू में ही कहा था कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति का भारतीय साहित्य में कहां तक इन्वॉल्वमेंट है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, आपको मालूम है कि यूनेस्को ने विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद को मान्यता दी है और वैदिक साहित्य से लेकर के आधुनिक साहित्य तक में प्रकृति को किसी न किसी रूप में हमारे साहित्य में जोड़ा जाता रहा है और उसके अलग अलग भावों, प्रतिभाओं, बिंब, अवलंब, आलंबन इत्यादि का प्रयोग किया जाता रहा है। सांख्य दर्शन की मान्यता के अनुसार प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना कि प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते की जो ये साक्षी पृथ्वी है उसका उद्भव है। यानी आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति और मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर एक साथ अस्तित्व में आए हैं तब से ही उनके बीच एक रिश्ता है। आप जानते होंगे कि जो मनुष्य है वो अपने भाषा अभिव्यक्ति के द्वारा अपने भाव विचार व्यक्त करता है और उसमें साहित्य बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और हिंदी साहित्य में ही तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी प्रकृति के विभिन्न रूपों की उपासना की गई है और स्पेशली पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का पौराणिक साहित्य में भी आख्यान मिलता है। मैं आपको बताता हूं कि भारतीय काव्य में जो प्रकृति चित्रण की 2-3 उल्लेखनीय बातें हैं वो ये हैं कि ऋग्वेद में प्रकृति के मुख्य रूप से 3-4 तत्वों, जिसमें कि सूर्य है, उषा है, मारुत है, इंद्र है, इन सब को प्रकृति के किसी न किसी शक्तियों के रूप में मेंशन किया गया है। यानी कि प्रकृति को देवत्वीकरण किया गया है, प्रकृति के देवत्वीकरण की परिकल्पना की गई है। आपको मैं बताऊं कि उषा को वैदिक साहित्य में एक सुंदर युवती के रूप में चित्रित किया गया है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपने रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी काव्य, इससे आपका परिचय हुआ होगा। इस काव्य की जो नायिका है उर्वशी, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि उर्वशी का सौंदर्य उसी प्रकार है जैसे मेघों को चीरकर बिजली का सौंदर्य प्रतिबिंबित होता है। तो कहने का पूरा मतलब ये है कि प्रकृति संरक्षण की और प्रकृति की मनुष्य के साथ रिश्ते की बात हमारे साहित्य की बहुत आधारभूत विशेषता है कि किस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की हिंदू सनातन संस्कृति पर की गई टिप्पणी में भी ये बात स्पष्ट रूप से की गई है कि हिंदू सनातन संस्कृति को पालन करने वाले लोग शाकाहारी होते हैं, पूजा पाठ, नित्य कर्म इत्यादि करते हैं और भी बहुत सारे सिम्टम हैं, लेकिन शाकाहारी तत्व पर मैं थोड़ा सा बल देना चाहूंगा।
शाकाहारी जो तत्व है, ये जब किसी भी प्राणी जगत में, स्पेशली मनुष्य में, उसकी जीवन शैली का हिस्सा बनता है, तो इसका सरल और सीधा सा मतलब ये होता है, प्रकृति के साथ उसका जो तालमेल होगा, जो उसकी रिलेशनशिप होगी, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, नॉन वायलेंस होगा। अब आप जरा सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जब अपने आप को शाकाहारी डिक्लेयर करता है, तो उसी समय वह इस बात की घोषणा कर देता है कि संपूर्ण प्राणी जगत के साथ उसका रिश्ता अहिंसा का होगा। और ये कितनी बड़ी बात है जो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का हिस्सा है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे और भी प्राण तत्व हैं जो प्रकृति से लिए गए हैं और हमारी जीवन शैली में किसी न किसी रूप में हमेशा इसके किसी न किसी रूप में चित्रण किया हुआ है। उर्दू साहित्य में भी प्रकृति का चित्रण लगभग बड़े प्रतिनिधि शायरों में मिलता है। अल्लामा इकबाल की वो पोयम जिसे हम भारत वंदना के तौर पे जानते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक शेर आता है कि गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां। ये जो गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, ये भारत वंदना के उसी परिप्रेक्ष्य की बात हुई है जिसमें कि नेचर है। वो पोइट्री ये बता रही है कि भारत भूमि कितनी ज्यादा प्रकृति से इनरिच की हुई है, भरी हुई है, कितनी प्रकृति से मालामाल है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग शायरों ने विभिन्न प्रकार के अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए प्रकृति का किसी न किसी रूप में जिक्र किया है। आज का लेक्चर बहुत बड़ा ना हो, इसलिए बहुत जल्दी से मैं 2-3 उर्दू पोएट के नाम लेना चाहता हूँ और उनकी कुछ 1-2 शेर या उनकी जो 1-2 नज़में हैं वो सुनाना चाहता हूँ आपसे। मेरे जहन में जो इस समय सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो साहिर लुधियानवी का है। और उनके बारे में ये कहा जाता था कि जब वो कभी भी कोई गीत लिखते थे या कोई शेर या नज़म लिखते थे, तो उसमें नेचर का स्कोप अगर कहीं भी है तो उसे जरूर इन्वॉल्व करते थे। और इसका फर्क ये होता था कि उस गीत का, उस काव्य का जो कैनवास होता है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे उनकी एक नज्म है इंतजार, उसकी 2-3 शुरुआती लाइनें हैं कि चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है, दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। अगर आप इस नज्म को देखें तो ये शुरू ही होती है एक नेचर के चित्रण से। इसी तरीके से उनकी और भी जो फिल्मी गीत हैं उसमें भी आपको जहां जहां नेचर का स्कोप है वहां वहां आपको प्रकृति दिखाई देगी। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब ये साहित्य की किसी विधा में आती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्योरीफाई कर देती है, बहुत ज़्यादा प्योर बना देती है। उसमें जो दूषित तत्व हैं, अश्लीलता है, वो कोसों दूर हो जाती है और वो एक अच्छे संस्कार की रचना करने में और स्थापना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी साहित्य में या उर्दू साहित्य में प्रकृति के ऊपर और भी बात किसी और दूसरे लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर अवगत कराइएगा, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए इसे, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।